हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज की ये मुख्य न्यूज़ है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 7 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही चीन सीमा पर सामाजिक एवं सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कैबिनेट ने मनाली दारचा पदुम निम्पू क्षेत्र में 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुलास सुरंग को भी मंजूरी दे दी है, ताकि सभी मौसमों में लद्दाख के साथ संपर्क बना रहे। इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC बोलते हैं, पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। यह ITBP को अपने कर्मियों के आराम करने, स्वस्थ होने और प्रशिक्षित करने हेतु अवसर भी प्रदान करेगा। अतिरिक्त बटालियन के गठन का निर्णय लेते समय कुशल सीमा निगरानी और बटालियन दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था। सीमावर्ती इलाकों के लिए वित्तीय पैकेज को मंजूरी देने और सुरक्षा बढ़ाने का सरकार का फैसला ऐसे समय आया है जब लद्दाख में LAC पर चीन के साथ मुद्दों को हल किया जाना अभी बाकी है। PLA के सैनिक अभी भी देपसांग के मैदानों और डेमचोक में डटे हुए हैं तथा चीन LAC के पास अपने बुनियादी ढांचे को भी अपग्रेड कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में और ये 2025-26 तक रहेगा में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2,963 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिनमें से 663 को पहले चरण में कवर किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की वजह से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक, मानव तथा अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान एवं विकास करने में सहायता करेगी। सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित विकास केंद्रों का विकास करना। स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना। सामुदायिक आधारित संगठनों, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थानीय पर्यावरण कृषि व्यवसायों का विकास करना। सिंकुला सुरंग क्या है, उसके मुख्य पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह टनल दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। यह देश की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी मदद मिलेगी। ये पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ आज की इम्पोर्टेंट ये है कि मानव पूंजी पर कोविड-19 का प्रभाव। तो चर्चा में रहने के कारण हाल ही में विश्व बैंक ने कोलैप्स एंड रिकवरी, हाउ कोविड-19 एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर मानव पूंजी की क्षति हुई, जिसने मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं को प्रभावित किया। इसने प्रमुख विकासात्मक चरणों में युवा लोगों पर महामारी के प्रभाव को लेकर वैश्विक डेटा का विश्लेषण किया। प्रारंभिक बचपन 0 से 5 वर्ष तक, स्कूल की उम्र 6 से 14 वर्ष और युवा 15 से 24 वर्ष। तो मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य शामिल है, जिसे लोग अपने पूरे जीवन में निवेश और जमा करते हैं।
जिससे उन्हें समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद मिलती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला, महामारी का प्रभाव। कोविड-19 ने जीवन चक्र के महत्वपूर्ण क्षणों में मानव पूंजी को भारी नुकसान पहुंचाया, मुख्य रूप से अविकसित तथा विकासशील देशों में बच्चों एवं युवाओं को। दूसरा प्रभाव इसने डाला, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोगों को प्रभावित किया। और स्कूली बच्चों पर इसका प्रभाव देखें तो कई देशों में प्री स्कूल उम्र के बच्चों ने प्रारंभिक भाषा और साक्षरता में 34% से अधिक और पूर्व महामारी की तुलना में गणित में 29% से अधिक ने सीखने के कौशल को खो दिया। कई देशों में स्कूल के फिर से खुलने के बाद भी प्री स्कूल नामांकन वर्ष 2021 के अंत तक ठीक से नहीं हो पाया था। कई देशों में 10% से अधिक की गिरावट देखी गई। महामारी के दौरान बच्चों को अधिक खाद्य असुरक्षा का भी सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य में देखें तो लाखों बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल में कमी का सामना करना पड़ा, लाखों बच्चों को, जिसमें प्रमुख रूप से टीके न ले पाना भी शामिल है। उन्होंने अपने देखभाल के वातावरण में अधिक तनाव का अनुभव किया, जैसे कि अनाथ हैं या घरेलू हिंसा हो रही है या खराब पोषण मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय जाने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण सामाजिक और भावनात्मक विकास कम हुआ। युवा रोजगार में देखें तो महामारी से पूर्व 40 मिलियन लोग जो रोजगार संपन्न थे, महामारी के पश्चात 2021 के अंत तक रोजगार विहीन हो गए, जिससे युवा बेरोजगारी की स्थिति और खराब हो गई। युवाओं की आय में वर्ष 2020 में 15% और वर्ष 2021 में 12% की गिरावट आई। अल्प शिक्षित अन्य प्रतियोगियों के पास श्रम बाजार में अपने पहले दशक के दौरान 13% कम आय होगी। ब्राज़ील, इथोपिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम में वर्ष 2021 में कुल युवाओं में से 25% के पास न तो शिक्षा, न रोजगार और न ही प्रशिक्षण था। भविष्य में चुनौतियां क्या है? आज के नन्हे बच्चे टोडलर में संज्ञानात्मक कमी के कारण जब वे काम करने की उम्र में पहुंच जाएंगे तो कमाई में 25% की गिरावट आ सकती है। कोविड से प्रभावित शिक्षा के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में छात्रों की भविष्य की औसत वार्षिक आय 10% तक कम हो सकती है। छात्रों की इस पीढ़ी को जीवन भर की संभावित कमाई में 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस पैमाने पर जीवन भर की कमाई के नुकसान का मतलब कम उत्पादकता, अधिक असमानता और आने वाले दशकों में संभवतः अधिक सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिफारिश ये है, अब इसे हम सिफारिश क्या कर सकते हैं कि देशों को इन नुकसानों की भरपाई हेतु तत्काल कार्रवाई के साथ मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मानव पूंजी गरीबी में कमी और समावेशी विकास का एक प्रमुख चालक है, अर्थात वर्तमान एवं भविष्य के संकटों तथा तनावों का सामना करने हेतु इसमें लचीलापन लाना अत्यावश्यक है। तीसरा, कुछ नीतिगत कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनमें टीकाकरण और पोषण पूरक अभियान, पालन पोषण कार्यक्रमों की कवरेज बढ़ाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, कमजोर परिवार हेतु नगद हस्तांतरण के कवरेज का विस्तार करना और शिक्षण का समय बढ़ाना, छात्रों के सीखने का उनके स्तर के आधार पर मूल्यांकन करना और आधारभूत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करना, युवाओं को अनुकूलित प्रशिक्षण, नौकरी हेतु मध्यस्थता, उद्यमिता कार्यक्रम और नई कार्यबल उन्मुख पहलों के लिए समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। दीर्घावधि में राष्ट्रों को मानव विकास के लिए ऐसी प्रणालियों तैयार करना जो वर्तमान तथा भविष्य में के संकटों हेतु बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए लचीली, तीव्र और अनुकूलनीय हो। तो ये थी आज की 2 महत्वपूर्ण न्यूज़। ये ऑडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।